स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस की इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज़ चलाई जा रही है। इसमें हम आपसे रोज़ डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, सबके टॉपिक डिस्कस करते हैं हम इसमें। तो आज भी इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ टॉपिक को लेके आए हुए हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। जो पहला टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री का, ये टॉपिक है भारत में समाचार पत्रों का विकास। देखिए ये लूसेंट में है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मतलब आपको उसमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। कुल मिला के बात ये है, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब रहेगा, लेकिन एक जगह पे सारा चीज़ दे दी गई है। बस मतलब आप इतना अच्छे से याद नहीं होगा आपको। मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा वैसे अपने चैनल पर। चलिए देखते हैं। जो समाचार पत्र हैं उसकी शुरुआत जो हुई है वो हुई है पुर्तगालियों ने करी थी 1557 में, एक पुस्तक के द्वारा। तो अगर देखा जाए तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो समाचार पत्र है उसकी शुरुआत किसने करी, तो पुर्तगालियों ने करी। फिर आगे देखते हैं। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने पहला समाचार पत्र छापा जिसका नाम था बंगाल गजट। आगे चलते हैं। भारतीयों में प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य ने छापा था जिसका नाम था द बंगाल गजट, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में था, साप्ताहिक था। क्वेश्चन आ चुका है, कई स्टेट लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। इन्हें बहुत नामों से जाना जाता है। ये अगर देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1829 में। ब्रह्म समाज 2829 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। आगे चलते हैं। अब गांधी जी की पत्र पत्रिकाएं अगर देखेंगे तो गांधी जी ने जो मैगज़ीन होगी और इसमें पेपर जो होंगे गांधी जी के, वो यंग इंडिया है, और फिर उसके बाद यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया और नवजीवन हो गया। फिर उसके बाद हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये दोनों पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज और ये माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये दोनों पुस्तकें हैं। और जिनकी जो मैगज़ीन होगी वो यंग इंडिया है, हरिजन है और नवजीवन है। तो ये इनकी मैगज़ीन हो गई। अच्छा, यंग इंडिया है, फिर उसके बाद न्यू इंडिया एनी बेसेंट है, भी आके आएंगे। फिर राजा राम मोहन राय आ गए हैं। देखिए राजा राम मोहन राय, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। फिर उसके बाद संवाद कौमुदी जो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, और मिरातुल अखबार जो फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी, और ब्राह्मणिकल मैगज़ीन जो कि अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे, और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी पत्र पत्रिका है। और फिर रस्त गुफ्तार भी इनकी पत्र पत्रिकाएँ हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको कांग्रेस में, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी है? कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने कब करी है? कांग्रेस की अध्यक्षता कब करी है इन्होंने, किस डेट में करी है? चलिए आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय लिखा है, लीडर लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है, इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक केसरी, द मराठा, गीता रहस्य इनकी बुक है, और ये दोनों मैगज़ीन है इनकी। केसरी जो है वो मराठी भाषा में है, और द मराठा जो इंग्लिश भाषा में, उल्टा है इस चीज़ का। फिर आगे देखते हैं। अरविंदो घोष, इन्होंने कर्मयोगी, इनकी जो मैगज़ीन है, फिर युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन। फिर आगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, ये सब इम्पॉर्टेंट है, आप मैं पीडीएफ डाल दूंगा। फिर उसके बाद
मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या लिखा है? कॉमरेड और हमदर्द, इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, इन्होंने लिखी है। फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी ने लिखी है और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया जो है वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट ने लिखी है। फिर आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कौन कौन सी पत्रिकाएं लिखी हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद मेरी कहानी, फिर उसके बाद ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पुस्तक है इनकी। और ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया और जो है मेरी कहानी, ये भी पुस्तक ही है ना। देखिए ये नीचे लिखा हुआ पुस्तक है। इन्होंने जो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसको जेल में लिखा था और अहमदाबाद की जेल में थे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये पेट वगैरह में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो किताब लिखी है वो किस जगह पे लिखी है भाई। तो ये पेट वगैरह में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ सकता है, लेकिन बहुत चांस कम है ऐसे क्वेश्चन पूछने के। चलिए आगे चलते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है सत्याग्रह प्रकाश। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन, ये मैगजीन है इनकी, इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू जी ने इंडिपेंडेंट लिखी है, इंपॉर्टेंट है। फिर परांजय ने काल लिखी है। फिर उसके बाद अमृत बाज़ार, इंपॉर्टेंट है, ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत बाज़ार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ अमृत बाज़ार के बारे में। सुशील कुमार घोष ने लिखा है ये एक समाचार पत्र है। इन्होंने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के टाइम अपने पेपर की लैंग्वेज बदल दी थी। कहने का ये मतलब है कि वर्नाकुलर एक्ट आया हुआ था, उसमें इन्होंने उस एक्ट, जैसे कि अगर कल पास हो गया है फिर उसके बाद आज अगर आपका पेपर जो है, अगर वर्नाकुलर एक्ट में ऐसा था कि पेपर जो छापे जाएंगे वो सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही छापे जाएंगे, और इनका पेपर जो है वो इंग्लिश भाषा में नहीं था। तो इन्होंने रातों रात अपने पेपर की भाषा जो है बदल दी, इस वजह से इनका पेपर जो है फेमस हो गया ऐसा। तो ये टॉपिक हो चुका है। आगे देखते हैं कौन सा दूसरा टॉपिक होगा। तो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। क्वेश्चन आता है तो मैं इल्यूशन का है, ये पेज में लेकर आया हूँ। तो अभी देखते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो क्या होता है कि क्वेश्चन जो आता है वो क्रोनोलॉजी फॉर्म में पूछा जाता है। इसमें जैसे पूछ लिया जाएगा कि आप स्तर मतलब जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आप लगाइए, ऊपर से नीचे की ओर। तो आपको लगाना होगा कि ऊंचे बादल जो है, ऊंचे बादलों में क्या कौन कौन से बादल आते हैं। तो पक्षाब आता है, पक्षाब स्तरीय आता है, पक्षाब कपासी आता है। फिर उसके बाद मध्य ऊंचाई वाले बादलों में कौन सा आता है? तो स्तरीय मध्य और कपासी मध्य आता है। फिर उसके बाद कम ऊंचाई वाले बादल में स्तरीय कपासी, स्तरीय वर्षा बादल एवं कपासी वर्षा बादल, ऐसा क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आप वही चीज़ नहीं पढ़ के जा सकते हैं जो आप हर बार पढ़ते आ रहे हैं। आपको बदलाव करना होगा, तभी सिलेक्शन होगा आपका। फिर आगे देखते हैं। नेफोस्कोप बादल की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी पूछा नहीं गया है लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेफोस्कोप है ये बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है ये। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये मैं बीमारियों से फिर से ले आया टॉपिक। कहने का ये मतलब है कि कल मैंने थोड़ी सी बीमारियां बताई थी, तो आज उसके आगे का मैं बताना चाहूँगा। तो मैं कुछ कुछ पढ़ देता हूँ, कुछ कुछ मैं ये शेयर कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो बीमारियाँ होती हैं मैं उसको पढ़ दूँगा। सबसे पहले जो ये देखिए जो परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग होते हैं
तो उनको जैसे होता क्या है कि परजीवी क्या होते हैं, अगर देखा जाए तो दूसरे जीवों पर आश्रित जीव होते हैं जिन्हें प्रोटोजोआ कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए। फिर मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो देखते हैं ये प्रभावित क्या करता है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है और आरबीसी को प्रभावित करता है। और कौन सा परजीवी है, तो प्लाज्मोडियम। और इसका जो मतलब वाहक मच्छर है जो इस चीज़ को, ये इस परजीवी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, तो उस मच्छर का नाम है मादा एनीफिलीज। लक्षण इतना खास नहीं है। फिर पायरिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कालाजार इंपॉर्टेंट है। कालाजार प्रभावित अंग जो है वो अस्थि मज्जा है। फिर लिशमैनिया डोनावानी परजीवी होता है और इसको जो है बालू मक्खी वाहक मच्छर है, वाहक मतलब जो है इसका जीव है। फिर आगे चलते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें। आगे चलते हैं। लक्षण का इतना मुझे इम्पोर्टेंट लगता नहीं है, क्योंकि अगर पूछेगा तो फिर वो इन्हीं अंगों में से, मतलब इन्हीं बीमारियों में से एक पूछ लेगा कि ये कौन सा जीवाणु का नाम है, इसका बता सकते हैं। तो सबसे पहले टिटनेस। अब बैक्टीरिया से होने वाले, जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करेंगे तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद जीवाणु का नाम क्या है, तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आगे चलते हैं। टाइफाइड जो होता है वो आंतों को प्रभावित करता है और जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो टीबी होता है, क्षय रोग, फेफड़ों को प्रभावित करता है और इसका जो जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो काली खांसी होती है उसका, वो किस चीज़ को प्रभावित करती है, किस अंग को प्रभावित करती है, श्वसन तंत्र को हमारे प्रभावित करती है, हीमोफिलस परटूसिस इसका, इसके जीवाणु का नाम है। और निमोनिया जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है। फिर कौन सा जीवाणु होता है, तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी। फिर उसके बाद मुझे और पेप्टिक अल्सर ले सकते हैं, तो फिर ये छोटी आंत को प्रभावित करता है। और हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हाथों में दर्द और उल्टी, जी मतलाना, ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। तो मुझे इतना इंपॉर्टेंट लगा है, आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर टिक लगा सकते हैं अपनी लूसेंट में जाके। मैंने इसको बता दिया है, मैं इसको क्या बोलते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको शेयर कर दूँगा। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए मैं कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक जो है ये आपका पॉलिटी से टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है, और लगभग लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। इस जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 की, इसको पढ़ा कैसे जाए, तो मैं आज आपको बताता हूँ, आप देखिएगा। चलिए देखिए, आर्टिकल 32 जो होता है उसे संवैधानिक उपचार बोलते हैं। मतलब कि आप जो मूल अधिकार है उसके उल्लंघन के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो कुल मिला के 5 रिट होती हैं। तो रिट एक तरीके की ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, ऑर्डर होता है ये, जो कोर्ट होता है वो जारी करता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रिट है। तो पहली जो रिट है उसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत होना। अच्छा, मैं इसमें कुछ लैंग्वेज मेरी लिखी हुई है, वो आप उसको ना, अगर आपको समझ में आ रहा तो बेहतर है, नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हाँ ये जो हैबियस कॉर्पस है ये क्या कह रहा है, मैंडेमस क्या कह रहा है। क्योंकि ये लैंग्वेज मैंने एकदम सरल शब्दों में लिखा है कि समझ जाए, जो भी पढ़ेगा वो समझ जाएगा अच्छे से कि हाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं।
बाकी मैं बता दूंगा, ये बहुत नॉर्मल लैंग्वेज मैंने लिखी, कोई भी सरकारी नौकरी वाला अगर कोई ऐसा काम करता है, मतलब एक नॉर्मल चीज़ों में कि समझ जाए और फिर पेपर में वो आसानी से हो जाए। चलिए, हैबियस कॉर्पस, सशरीर प्रस्तुत होना। अगर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा रखा जाता है, तो क्या होता है कि अगर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा रख लिया जाता है, तब फिर आप कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी कर देगा हैबियस कॉर्पस की, कि उसको उपस्थित करो मेरे सामने, है ना? ऐसा है। और ये व्यक्तिगत होती है। आगे अभी जो मैं 3 रिट बताऊँगा वो व्यक्तिगत होती है। इम्पॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये व्यक्तिगत है या नहीं, तो ये व्यक्तिगत है। ये व्यक्तिगत रिट है, मतलब व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है, कोई एक संस्था के लिए नहीं। फिर आगे देखते हैं मैंडेमस, हम आदेश देते हैं, इसका मतलब होता है परमादेश। तो कोई भी सरकारी नौकरी वाला अगर सही से काम नहीं कर रहा है, या मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, या फिर पब्लिक ड्यूटी सही से नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ के लिए ये मैंडेमस लागू किया जाता है। अच्छा, विशेष तौर पे मैंडेमस लागू जो किया जाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध। सुप्रीम कोर्ट ये मतलब जो है ऐसा आदेश देता है, अगर जैसे कि उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है अपना, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये जो है मैंडेमस जारी कर सकता है। लेकिन ये भी व्यक्तिगत है, ये कोई संस्थागत नहीं है, क्योंकि मुख्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर ही होगा, तो ये कोई संस्था के ऊपर नहीं लागू होगा। और राष्ट्रपति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ, चीज़ जो बता रहा हूँ उसमें, राष्ट्रपति और राज्यपाल पर नहीं लागू होगा ये। जो राष्ट्रपति है और राज्यपाल है, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर लागू नहीं होगा ये। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, एक तीसरी रीड जो है वो आ गई है, अधिकार परीक्षा क्यूओ वारंटो। कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी अगर घपलेबाजी से वो सेवा में आया हुआ है, तो अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट जाके इसकी शिकायत कर दी कि भाई वो जो है सरकारी नौकरी में है और वो घपला करके आया हुआ है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके लिए जो है आदेश जारी करेगी। या फिर कोई सरकारी अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी अपने अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा काम कर रहा है, ये भी एक तरीके का व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रिट है ये। तो मतलब कहने का ये है कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि मान लेते हैं पुलिस वाला है कोई, तो वो जैसे कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य कर रहा है, आपको कुछ अलग चीज़ बता रहा है, जैसे कि चालान काटने का होता है। मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि जो चालान काटने का होता है, तो वो 1 स्टार वालों के पास होता है या 2 स्टार वालों के पास होता है। आपको चालान काटने के लिए एक कांस्टेबल भी रोक लेता है, ऐसा रूल नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो इस वजह से, लेकिन अब क्या है कि शासन प्रशासन है तो नए नए नियम आते रहते हैं, लेकिन ऐसा है। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद ये तीनों रीट जो ऊपर मैंने बताई, ये तीनों व्यक्तिगत रीट होंगी, व्यक्ति के ऊपर जारी होंगी। अब जो रीट आएगी वो होगी संस्था के ऊपर किसी। तो देखते हैं क्या है, प्रतिषेध, रोक देना। जैसे कि किसी लोअर कोर्ट में अगर कोई, इसका मतलब होता है स्टे लेना। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब आप इतना ध्यान मत दीजिए। देखिए क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब रोक देना। जैसे कि अगर कोई लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा है, लोअर कोर्ट में किसी लोअर कोर्ट में केस चल रहा हो, तो क्या होता है कि अगर वो जो जिसके ऊपर केस चल रहा है वो किसी ऊपर के कोर्ट में जाता है और फिर उसके बाद वहाँ पे उस केस को डाल देता है, तो फिर जो ऊपर का कोर्ट होगा, हायर हायर कोर्ट, वो उस कोर्ट से जो केस होता है उस पे स्टे ले लेगा, उस चीज़ को रोक देगा, ऐसा होता है। और ये जो प्रतिषेध होगा ये डिसीज़न लेने से पहले होगा, मतलब कि केस जो है उस पर डिसीज़न नहीं लिया गया हो, उससे पहले का होगा ये प्रतिषेध, स्टे लेना। फिर आगे देखते हैं, लास्ट है
देखिए, उत्प्रेषण क्या होता है कि मैंने अभी जो बताया वो सारी चीज़ वैसे ही रहेगी, बस क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो अगर हाई कोर्ट ने या किसी निचले कोर्ट ने कोई डिसीज़न ले लिया है, डिसीज़न ले लिया है, लेकिन फिर भी अगर वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या कुछ है ऐसा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट उसको अपने पास बुला सकती है, उस केस को अपने अपने हाथ में ले सकती है। मतलब कहेगी कि फ़ाइल मेरे पास वो पहुंचा दो, उस पे वो फिर डिसीज़न लेगी, ऐसा है। इसका मतलब होता है पूर्णतः सूचित कीजिए, ये कथन है, ये पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आपको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति तो 32 है, लेकिन हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति जो है वो 226 आती है अनुच्छेद। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति है, मूल अधिकार भी है इसमें, और अन्य कानूनी अधिकार जैसे कि संपत्ति का अधिकार। मतलब कि अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट से दायरा जो है वो बड़ा है हाई कोर्ट के रिट जारी करने का। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब कि जो हाई कोर्ट है उसकी रिट जारी करने की शक्ति ज़्यादा है। जैसे कि आपका कानूनी अधिकार है कुछ, मतलब आपकी संपत्ति हड़प ली जा रही है, तो आप हाई कोर्ट के पास जाएंगे, ना कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे, तो ये कानूनी अधिकार हो गया। तो इसके लिए भी ये रिट जारी करता है हाई कोर्ट। तो इस वजह से हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है रिट का अधिकार। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।